हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब हम करने वाले हैं 15 तारीख शिफ्ट 1 का सेकंड पार्ट। 15 तारीख 15/02/2024 में जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट ग्रेड 3 का, उसके पहले 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट के 20 क्वेश्चन। पहले 20 क्वेश्चन में कोई एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ठीक था, थोड़ा सा ठीक कह सकते हैं। लेकिन इस 20 क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन इसमें कोसाइन रूल पे भी आया हुआ है। तो आप होप करूंगा कि आप कोसाइन रूल को एक बार पढ़ लें, क्योंकि मैं डीएसएसबी के पेपर में फ्रीक्वेंटली देखता रहता हूँ कोसाइन रूल पे क्वेश्चन आता ही है। और जो कोई भी डीएसएसबी की तैयारी कराता है वो कोसाइन रूल को कराता ही नहीं है, पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं। जितने भी पेड बैचेस मैंने देखे उनमें किसी में भी अलजेब्रा नहीं छूते, वो टिग्नोमेट्री जो आती है वो नहीं छूते। ये टिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है, टिग्नोमेट्री प्लस में ज्योमेट्री का पार्ट होता है। तो आप कोसाइन रूल को कर ले, इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको आपके डाउट ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये चारों पांचों क्वेश्चन आपको वहां पे भी अपडेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि एक नाव शांत जल में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, यानी कि मेरे को बोट की स्पीड दी है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। मेरे को बोट की स्पीड उसने दे दी सीधी 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसने फिर बोला धारा की गति जो 17 किलोमीटर प्रति घंटा, करंट की स्पीड भी दे दी मेरे को 17 किलोमीटर पर आवर। नाव को धारा के अनुकूल अनुकूल बोला गया है और 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 90 किलोमीटर है। और अगर मैं बात करूं अनुकूल जाएगी, धारा के साथ साथ जाएगी, यानी कि जिधर की तरफ धारा जा रही उधर की तरफ ही बोट जाएगी, तो करंट और बोट की स्पीड प्लस हो जाएगी, बोट प्लस में करंट हो जाएगा, यानी कि 28 प्लस में 17, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब हम बोट की स्पीड निकालते हैं तो हम या तो करंट की को माइनस करते हैं, अगर प्रतिकूल जा रहा है, इस केस में अनुकूल जा रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरा 90 और स्पीड कितनी है मेरी, मैंने यहाँ पे निकाल ली 45। तो यहाँ से मेरा टाइम निकल के आ जाएगा कि ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 20% की छूट देता है। मुद्रित मूल्य यानी कि एमपी पे छूट दे रहा है, एमपी पे 20% की छूट दे रहा है और बेच देता है, रेडियो को बेच देता है। फिर उसने बोला 15% का लाभ कमाता है। हमें पता है जो प्रॉफिट होता है वो हमारा सीपी पे कैलकुलेट होता है और डिस्काउंट जो होता है हमारा एमपी पे कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं एमपी की बात करूं, तो मैं क्वेश्चन में अगर एमपी की बात करूं तो मेरे को पता है अगर एमपी 100% है तो 20% की छूट के बाद क्योंकि इसे बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस मैं कह सकता हूं कि 100 में से 20 गए, यानी कि 80%। 80% ऑफ एमपी हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, 15% लाभ प्राप्त होता है। लाभ किस पे प्राप्त होता है, सीपी पे प्राप्त होता है। मैंने सीपी को भी 100% बोल दिया। ठीक है, और लाभ प्राप्त हो रहा है 15 का, तो सेलिंग प्राइस को मैं बोल सकता हूं कि 115% ऑफ सीपी हो गया। ठीक है, अब उस ये वाला जो एसपी है और ये वाला जो एसपी है दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैं इनको लिख सकता हूं कि 80% ऑफ एमपी इज इक्वल टू 115% ऑफ सीपी। ठीक है, ऑफ और परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 80 को अगर मैं इससे काटूंगा तो मेरे को मिलेगा 16 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 23 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहां से मेरा रेशो आ जाएगा, मैंने ऑफ गलत लिख दिया यहाँ पे, 23 सीपी के बराबर। ठीक है, 16 एमपी बराबर आ जाएगा 23 सीपी के बराबर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि सीपी की वैल्यू 16 हो जाएगी, सीपी की वैल्यू ये हो जाएगी, एमपी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मैं यहाँ से सीपी और एमपी का रेशो, मेरे को रेशो पूछा है एमपी का और सीपी का, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एमपी रेशो सीपी मेरा कितना हो जाएगा, एमपी रेशो सीपी मेरा हो जाएगा 23 रेशो में 16। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉपेज सहित बस की गति जो है वो हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्टॉपेज के साथ 24 चल रही है, स्टॉपेज के बिना 36 चल रही है। तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ।
ठीक है, दो तरीके से कर सकता हूँ। दो तरीके से कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरा स्पीड का रेशो 36 और 24 का है तो मेरा टाइम का रेशो 24 का और 36 का होगा। ये सब ये बातें तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो अगर मेरे को 24 टाइम यहाँ पे 36 से लग रहा था, लेकिन 24 से 36 लग रहा है, तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि लगभग कितने 12 घंटे रुकी होगी। 36 घंटे में से 12 घंटे रुकी है, तो पर घंटे कितना रुकी होगी, पर घंटे यानी कि 60 मिनट। 12 तिया 36 और 3 से 1 कट हो गया, तो मेरा 20 मिनट्स यहाँ पे आंसर हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे ऐसे कर लो, आप इसे टाइम टाइम और वर्क का जो है कॉन्सेप्ट मान के कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि 36 और 24 है, मैंने इसको मान लिया कि ये स्पीड की जगह टाइम है, स्पीड की जगह आपका वर्क है। ठीक है, तो मैं अगर मेरा वर्क है तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, या फिर टोटल डिस्टेंस बोल लूँ मैं इसे, तो मैं इसे बोलूंगा कि 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो यहां से मेरा टाइम का रेशो आ जाएगा, टाइम का रेशो क्या आएगा, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, यानी कि 1 घंटा रुक रही है। अगर चलती उतना ही डिस्टेंस तो 2 घंटे में पूरा कर लेती, लेकिन धीरे चलने के कारण 1 घंटा रुक रही है। 1 घंटा रुक रही है यानी कि 60 मिनट रुक रही है। कितने घंटे में, 3 घंटे में रुक रही है, तो प्रत्येक घंटे कितने रुक रही है, 20 मिनट रुक रही है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, बात वही है। अगर सीधा कर सकते हो तो सीधा, नहीं तो थोड़ा सा उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार प्लॉट का विकर्ण क्या होगा जिसकी भुजा 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेरे को पता है वर्गाकार प्लॉट कैसा होता है, वर्गाकार प्लॉट जिसकी चारों साइडें बराबर हो। तो हमें साइडें दी हैं तो 42 42 42 सबकी हो गई। और विकर्ण की बात करूं यानी कि डायमीटर की बात करूं, तो डायमीटर क्या होता है, वर्ग का डायमीटर क्या होता है हमारा, साइड रूट 2। अब आपको यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि साइड तो हमारे पास 42 है। तो हमारी रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एडिशनल वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो एडिशनल वैल्यू मैं लिखवा दूंगा। तो साइड की जगह मैं साइड डाल देता हूँ। तो मैं डायमीटर की बात करूं तो साइड की जगह मैं साइड डाल देता हूँ, यानी कि 42, और रूट 2 की जगह उसकी वैल्यू डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई में 1.414। अब इसकी मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 41414। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 42 में होगी तो 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 2 मल्टीप्लाई में 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, ये आ गया मेरा 8, 6 2 8, 8 और 5 13 का 3, एक हासिल, 6 2 8 और 1 9 और 5। 1 2 3 तीन अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया, डायमीटर आ गया हमारा 59.388। ये हमारा सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें रूट 2 की वैल्यू का यूज करना पड़ा। मैंने जहां तक पेपर एनालाइज करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स जो वैल्यू है आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। इसी तरीके से रूट थ्री की हमारी वैल्यू होती है 1.732। इसी तरीके से रूट फाइव की हमारी वैल्यू होती है 2.236। और रूट सेवन की हमारी वैल्यू होती है 2.636, नहीं 645। और आपको एक और वैल्यू पता होनी चाहिए जिसका सबसे कम यूज होता है, अंडर रूट में 11, इसकी वैल्यू होती है हमारी 3.316। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसी पेपर के सेट में ही इन वैल्यूज का कम से कम तो 5 बार, 3 या 4 क्वेश्चन में यूज हुआ है अंडर रूट की वैल्यूज का। तो अगर आपको ये नहीं पता तो क्वेश्चन आपका वहीं पे डिफिकल्ट हो जाएगा, आप एग्जाम में तो नहीं निकाल पाओगे ना। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। देखो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा कोसाइन रूल पे क्वेश्चन है, आप और किसी तरीके से बना ही नहीं पाएंगे। तो आपको थोड़ी बहुत अलजेब्रा और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री, थोड़ी बहुत मेंसुरेशन की नॉलेज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 79856 है, उनका अनुपात 13 और 17 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। मेरे को पता है अगर मेरा अनुपात 13 और 17 है तो इनमें कोई ना कोई संख्या अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो संख्या ये बन गई।
और मेरे को दिया है कि 13x पहली संख्या और 17x दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 7956 है। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर है 7956। इस 13 को और इस 17 को बटे में ले आते हैं। 13 मल्टीप्लाई 17, अगर मैं 13 से काटना चाहूं तो 13 छिंग 78, एक बच गया। 13 एकम 13, कितना बच गया फिर? 13 छिंग 78, एक बच गया। 13 एकम 13 और 2 बच गया, और 13 दूनी 26। 17 से काटूंगा तो 17 दिया 51 और 7 छिंग 42, यानी कि मेरे को यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर बराबर में 36 के। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है वो 6 हो गई। अगर एक्स की वैल्यू 6 हो गई, छोटी संख्या हमारी कौन सी थी? छोटी संख्या हमसे पूछी थी, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 मल्टीप्लाई में 6, 13 छिंग 78 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कोसाइन रूल पे। आपको कोसाइन रूल इसके लिए आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोसाइन रूल का थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसे इसी ट्रायंगल में हम देख लेते हैं। इसी ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये ए बी सी ट्रायंगल है। जहां पे पॉइंट ए है हम उसके सामने वाली भुजा को ए लिख लेंगे। जहां पे पॉइंट बी है उसके सामने वाली भुजा को छोटा बी लिख लेंगे। जहां पे पॉइंट सी है उसके सामने वाली भुजा को छोटा सी लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल कहता है कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी लिख लो। और माइनस में जो हमें साइड निकालनी है वो माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में जो हमने साइड है हमें पता है उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा कोसाइन रूल कहता है जो साइड हमें निकालनी है वो माइनस में रखनी है, नीचे बाकी दोनों जो साइडें दी हुई है उनका मल्टीप्लीकेशन रखना है। तो मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को कोस 60 दिया है और ये वाली साइड पूछी है बी और सी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 15 दिया हुआ है और इस बी की वैल्यू मेरे को 10 दी हुई है, एसी 10 दिया हुआ है, बी एसी मेरे को बीच का कोण दिया हुआ है। कोसाइन रूल लगाने के लिए हमें दो साइडें चाहिए, दो साइडें चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए, उनके बीच जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो चाहिए। फिर हम सामने वाली साइड को निकाल सकते हैं। एंगल के सामने वाली साइड हमसे हमेशा पूछेगा, एंगल के सामने वाली साइड बीसी है। ठीक है, तो हमें बीसी निकालने के लिए अब अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो थीटा की जगह मैं 60 रख दूंगा। तो कोस 60 इज इक्वल टू, वो 60 इज इक्वल टू सी कितना हो गया? 15 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर बटे में 2। मेरे को साइड है 15 और 10 दी है तो मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई में 10। अब यहाँ पे आपको कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस 60 की जो वैल्यू है वो बराबर होती है साइन 30 के, ये भी पता होना चाहिए। और ये दोनों इक्वल होती है किसके? 1/2 के। तो मैं कोस 60 की वैल्यू 1/2 रख देता हूँ। 1/2 रखता हूं तो 15 15 225 प्लस में 10 250 और माइनस में ए स्क्वायर बटे में 2 मल्टीप्लाई में 15 इंटू 10। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अभी की तो मेरे को मिलेगा 150 इज इक्वल टू 225 या 325, दोनों को जोड़ देते हैं माइनस में ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर को अगर मैं इधर ले जाऊं 150 को उधर ले जाऊं तो मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर बराबर में 175 के। ठीक है, 175। और जब मैं इसका अंडर रूट चढ़ाऊंगा तो मैं इसी को बोल सकता हूं कि अंडर रूट में 25 25 सत्ते 175, 25 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई में 7 और तो हमारा ए किसके बराबर हो गया? ए बराबर हो गया हमारा 5 रूट में 7 के। क्वेश्चन ने तो हमें अंडर रूट में वैल्यू दी नहीं है तो मेरे को अंडर रूट 7 की वैल्यू यहाँ पता होनी चाहिए। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था वहां हमसे अंडर रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, यहाँ पे अंडर रूट 7 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको लगभग उतनी वैल्यू लिखवा दी जितनी वैल्यू उसकी आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम में। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ए जो बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 7 की हमारी कितनी क्या वैल्यू होती है? अंडर रूट 7 की वैल्यू होती है 2645। 2645 यानी कि 2.645 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2645 मल्टीप्लाई बाई 5, 55 25, 2 5 20, 2 56 30, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया।
सॉरी, 5 दूनी 10, 6 30, 3 आएगा ना, 13,225, 13,225 आ गया। तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 13.225, क्योंकि इसके यहाँ पे पॉइंट था तो 3 अंकों के आगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसी को मैं अप्रोक्स में लिख सकता हूँ 13.23, यही मेरा आंसर है। अप्रोक्स में, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड देना मेरे को, आप इतने क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है घनाभ की लंबाई x सेंटीमीटर। ये हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो, x सेंटीमीटर लंबाई, x माइनस 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई हमारी 15 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन 7500 है। मेरे को पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। इसकी वैल्यू मेरे को 7500 दी है। अब अगर मैं L, B और H की जगह ये वैल्यूज डाल दूं, चलो आगे पढ़ लेते पहले। यदि घनाभ की लंबाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, घनाभ की लंबाई बराबर है बेलन की ऊंचाई के, ठीक है, तो उसका बेलन का आयतन मेरे को दिया हुआ है 10,800। 10,800 मेरे को बेलन का आयतन दिया है। बेलन का आयतन मेरे को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू मेरे को 10,800 दी हुई है। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ से पहले बेलन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। लंबाई निकालने के लिए मैं एल बी एच की जगह ये वैल्यूज डाल देता हूँ। तो x मल्टीप्लाई में x माइनस 5 मल्टीप्लाई में 15 इज इक्वल टू 7500। अगर मैं 15 से इसको काटूंगा तो ये 500 बार चला जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया x और x माइनस 5 की मल्टीप्लाई करके मेरे को 500 चाहिए। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग करनी सीखनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन हो जाएगा खामखा लेंथी। ठीक है, अब मेरे को x और x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 20 चाहिए। तो मैं इसके अगर दो टुकड़े ऐसे करूं जिनके बीच में 5 का गैप हो, तो मेरे को सीधा सीधा 25 और 20 दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। यानी कि ये x जो है यहाँ से 25 हो गया और ये x माइनस 5 यहाँ से 20 हो गया। ठीक है, हल्की सी वैल्यू पुटिंग आपको करनी पड़ेगी, वरना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो अब मेरे को पता चला कि बेलन की जो लंबाई है वो बेलन की घनाभ की जो लंबाई थी वो ऊंचाई के बराबर थी। तो मेरे को पता चल गया इसकी ऊंचाई जो है वो 25 हो गई, क्योंकि ये लंबाई भी हमने 25 ही निकाली है। ठीक है, ये 25 हो गई तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालने स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने बोला 22/7 मल्टीप्लाई में आर मेरे को निकालना ही है, मल्टीप्लाई में एच की जगह में 25 डाल देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10800। और इसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ तो बैंड बाजे बजने लग गए बाहर, पता नहीं किसकी शादी है। ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100। और यहाँ से फिर हम अगर मैं और देखूं, यहाँ से अगर मैं और काटना चाहूँ तो 4 से ये 2 पे और 4 से ये 11 पे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर यहाँ से बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 108 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 216 मल्टीप्लाई 7/11 हो जाएगा। अगर मैं आर स्क्वायर को 216 मल्टीप्लाई 7/11 बोलता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आर स्क्वायर बराबर में किसके होगा, और 6 7 42 का 2, 4 हासिल, 7 एकम 7, 4 11 का 1 लगा, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, 1512/11। अगर मैं इसको और कट डाउन करूं तो मेरे को मिलेगा आर स्क्वायर बराबर में, आर स्क्वायर बराबर में 11 एकम 11, कितना बचा, बचा 4 41, यानी कि 11 तिया 33, कितना बचा 7 और 1 8 82 और 11 सत्ते 11 सत्ते, अरे यार ये तो बैंड बाजे बजने लग गए। 11 11 एकम 11 बच गया 4, 11 तिया 33 बच गया 8, 11 सत्ते 77 बच गया 5, बच गया 5, बच गया 5। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे समथिंग आ जाएगा, समथिंग ही बोल देते हैं। मेरे को पता है यहाँ पे मेरा ये तो आंसर है नहीं,
क्योंकि ये तो पूरी उसमें नंबर्स में नहीं आएगा, तो मैं बोलूँ आर स्क्वायर अगर इतने के है तो आर जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 से बड़ा होगा, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 से छोटा होगा, क्योंकि हमारा तो 137 आ रहा है, ये 21 से 121 से बड़ा है और 169 से छोटा है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आंसर को 12 लगा सकता हूँ। अप्रोक्सीमेशन की यहाँ पे बहुत ज्यादा नीड आपको पढ़ने वाली है एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, दो पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो पुरुष हैं एक महिला है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 2 मेल प्लस 1 फीमेल 14 दिन में कंप्लीट कर सकती है। तो अगर मैं यहां से टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 14 और ब्रैकेट में 2 मेल प्लस में 1 फीमेल। ठीक है, अगले इक्वेशन में हमसे कह रहा है जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर इसे 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 4 फीमेल प्लस में 2 मेल इसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं यहां से भी टोटल वर्क को बोल सकता हूं कि 8 4 फीमेल प्लस में 2 मेल। ठीक है, अब ये दोनों काम आपस में बराबर है, तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर रख सकता हूं। इन दोनों को जब मैंने आपस में बराबर रखा तो मेरे को मिला 14 2 मेल प्लस 1 फीमेल इज इक्वल टू 8 4 फीमेल प्लस 2 मेल। यहां से मैंने इसको काटा तो ये 7 मिला, ये 4 मिला, फिर मैंने आगे सोल्व कर लिया तो मेरे को मिला 7 दूनी 14 मेल प्लस में 7 एकम 7 फीमेल इज इक्वल टू 4 चौक 16 फीमेल प्लस में 4 दूनी 8 मेल के। ठीक है, अगर मैं मेल मेल को इधर ले जाऊं, फीमेल फीमेल को इधर ले जाऊं, तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं 8 को इधर ले आया तो मेरे को मिला 6 मेल इज इक्वल टू, मैंने 7 फीमेल को उधर ले गया तो मेरे को मिला 6 3 9 फीमेल इक्वल है। अगर मैं यहाँ से इक्वल है तो इसको 2 और इसको 3 बोल सकता हूँ, तो मेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, मेल की एफिशिएंसी 3 आ गई, फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, अल्टरनेट हो जाएंगे। अब मेरे को उसने आगे बोला है कि एक महिला प्रतिदिन वेतन याद करो और पुरुष जो है एक दिन में 420 रुपए कमाता है। अगर इसकी वैल्यू 420 है, यानी कि एक की वैल्यू 3 की वैल्यू 420 है, तो एक की वैल्यू 140 हो जाएगी, 14 तिया 42। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 140, 14 दूनी 28, यानी कि 280 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, दो चीजें हैं मेरे पास, एक अर्धगोला है एक शंकु है, में ढाला ढाला नहीं ढाला जाता है। ठीक है, ढाला जाता है, ना कि ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या याद कीजिए, यानी कि ये एक अर्धगोला था, एक अर्धगोला था। ठीक है, उसको एक शंकु में तब्दील कर दिया गया, शंकु में तब्दील कर दिया गया। शंकु की हाइट मेरे को दे दी 64, ये जो हाइट थी वो मेरे को 64 दे दी, और जो शीशे का अर्धगोला था उसकी आर मेरे को 8 दे दी, और बोला कि ऐसे ऐसे करके बदल दी, इसको इस तरीके से बदल दिया, तो इसकी आर बताओ, इसकी रेडियस पूछ ली मेरे से। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो मेरे को पता है अगर मैं ढालूंगा तो वॉल्यूम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इसकी वॉल्यूम इसमें ढल जाएगी। तो मेरे को पता है अर्धगोले की वॉल्यूम क्या होती है, अर्धगोले की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर की क्यूब, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को पता है इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम हो गया आपस में जब इसको ढाला गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं अब क्वेश्चन के हिसाब से, बोल सकता हूँ 2/3 पाई आर की क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की। अब जैसे जैसे वैल्यू दी है वैसे वैसे वैल्यू डाल देते हैं, या पहले 3 को काट ही देते हैं, पाई को काट ही देते हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मिला 2 मल्टीप्लाई में आर की क्यूब यानी कि 8, इसकी मेरे को आर पता है 8 है, 8
8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मेरे को नहीं पता, और लेकिन मेरे को हाइट पता है 64 है। हाइट 64 है तो मैंने इसको यहां से कट डाउन कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे आर स्क्वायर जो कितना बचा, आर स्क्वायर बच गया 16। आर स्क्वायर 16 है तो आर हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल तो नहीं है, मतलब सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, इसको आप खुद ही करना, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद ही करिए तो बेहतर है। ठीक है, तो इसको आप अपने होमवर्क में लिख लो, जिसका भी जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट लॉस, हाँ प्रॉफिट लॉस पे। ठीक है, तो हिना ने 1872 रुपए की 36 किलोग्राम चीनी खरीदी, यानी कि 36 किलोग्राम चीनी का जो सीपी है वो 872 है, 1872 है। उसने 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है, जब उसने 36 किलोग्राम चीनी जितने रुपए में खरीदी थी उतने में ही 10 किलोग्राम चीनी कम बेच दी, यानी कि जितने में 36 खरीदी थी उतने ही रुपए में 26 किलोग्राम बेच दी। 1872 रुपए यहाँ से मिल गए थे, और इसको 26 किलो बेचते 1872 रुपए यहाँ से भी मिल गए। ठीक है, तभी तो 10 का वो होगा, 10 के सेलिंग प्राइस जितना मुनाफा होगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन उसने मेरे से 6 किलोग्राम चीनी का पूछा है, तो मैं बोलूँ 1 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस जो है वो 1872/26 है। तो मैं 6 kg का भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो 1872/26 मल्टीप्लाई में 6, ये कट जाएगा हमारा 2 से, 2 तिया, और ये कट जाएगा 13 से, और ये 13 से 13 एकम 13, कितना बच गया 5, 13 चौका 52 और 13 चौका 52, 144 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना आ जाएगा हमारा 14 तिया 42 और 4 तिया 12, यानी कि 432 रुपीज हमारा यहाँ पे 6 kg का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं इस वाले सेट में वो लगभग सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जो अगर आप हल्का सा भी आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो आप उसमें फंसोगे ही फंसोगे। तो मेरी सलाह ये, इस वाले को तो पूरा देखो, और अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं है तो आपको दिक्कत तो इसमें आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। सारे क्वेश्चंस ही ठीक हैं, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि डीएसएसबी के लेवल से ही क्वेश्चंस कमजोर आ गए या हल्के हैं, या फिर डीएसएसबी के लेवल जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट, बातें बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो मात्राओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। दो मात्रा मैंने x और y मान ली, उनके योग की बात करी है और उनके अंतर की बात करी है, x माइनस वाई की बात करी है। उसने बोला है कि योग जो है वो 5 गुना है अंतर का। दोनों मात्राओं का अनुपात बोला है। अब मेरे को पता है, मेरे को प्लस एक जगह प्लस करके दिया हुआ है, दो चीजों को एक जगह माइनस करके दिया हुआ है, तो अगर मेरे को x निकालना है तो मेरे को दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, 3 आ गया। अगर मेरे को y निकालना है तो मेरे को दोनों को घटा के आधा करना पड़ेगा, यहां से ये 2 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे इंडिविजुअली x और y की वैल्यू हो गई। यही उसने पूछा था कि अनुपात क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि x और y रेशो y जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3:2। ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉफिट लॉस का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में रखियो। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, क्योंकि हम 7-8 पेपर्स कर चुके हैं, तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको ही दे दूंगा। आप ही करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मेंशन कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आकाश और राम के पास कुल मिलाकर 1500 रुपए हैं। ठीक है, उसने बोला कि आकाश है, एक राम है, दोनों के पास जो टोटल रुपए हैं वो 1500 है। टोटल रुपए जो है, एक सेकेंड देना, टोटल रुपए जो है वो 1500 है। फिर उसने बोला कि आकाश से 300 रुपए लेने पर आकाश के पास उतनी राशि बचती है,
यानी कि आकाश से उसने पैसे ले लिए 300, नहीं उसने नहीं, आकाश से 300 रुपए ले लिए सिर्फ, किसी ने ले लिए, राम ने नहीं लिए, ठीक है। तो मैं आकाश को अगर ए ही बोलूं, आकाश को अगर ए ही बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ए में से 300 माइनस कर दूं तो मेरे पास उतनी ही राशि बचेगी जितनी राम के पास पहले थी, और राम के पास पहले आर ही थी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए माइनस आर जो है वो बराबर में 300 के है। 300 को मैं उधर ले जाता हूँ, आर को इधर माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई, पहली और दूसरी। जनरली क्या होता है कि 300 रुपए आकाश से लेकर राम को दे दिए, लेकिन इसने नहीं दिए, इसने सिर्फ 300 रुपए आकाश से ले लिए, किसको दिए किसने लिए ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन अब वो जो राशि है वो राम के बराबर हो गई, तो हमारे पास अब भी दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि प्रारंभ में राम और आकाश की राशियों का अनुपात क्या हुआ। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन बन गया है, कौन से वाला, ये वाला 12 वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास दो जोड़े थे, एक प्लस करके दिया हुआ था, एक माइनस करके दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो चीजें मिल गई हमें, एक तो दोनों का प्लस और एक दो अमाउंटों का माइनस। तो इस क्वेश्चन को इससे आगे आप लोग करेंगे, ठीक है। मैंने जितना समझा सकता, मतलब जितना इसमें समझाना जरूरी था उतना समझा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। त्रिज्याखंड का आपको कोण दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर के व्यास वाला वृत्त है, इसमें एक त्रिज्याखंड है जिसका कोण 30 है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को है, ठीक है। सिस्टमैटिक तरीके से एक बार क्वेश्चन को बैठ के पढ़ लीजिए पॉज करके और फिर देखिए। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण जो है 30 है। अब त्रिज्याखंड का यानी कि आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, आर्क का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ आर्क जो होता है हमारा, वो होता है हमारा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को थीटा पता है, मेरे को थीटा पता है 30 है, तो 30 बटे 360, पाई की वैल्यू मेरे को पता है 22 बटे 7 होती है। आर मेरे को पता है, आर 24 सेंटीमीटर का अगर व्यास है तो आर कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी 12, तो मैंने 12 लिख लिया, मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 12, तो 30 से 12 बार और 12 से 12 खत्म। और यहां से मेरे को मिला, क्या मिला, सॉरी 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई में 11 कितना हो गया 24, 264 बटे 11। अगर मैं इसको कट करूंगा तो मेरे को यहां से मिलेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी, सॉरी 11 नहीं 7 सॉरी 7 दूनी 14, 7 21 और बच गया 5, 7 अट्ठे 56, 7 7 49, 49 यानी कि 5 बच गया, और तो 7 छिंग 42, 7 7 49 यानी कि 37.7 के आसपास हमारा अप्रोक्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है गलत। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। हमने त्रिज्याखंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला ऊपर देख लिया, अब क्वेश्चन को इस पे अप्रोच करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त सी पर विचार कीजिए, मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, केंद्र ओ है। मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल मेरा हो गया, इसका केंद्र ओ हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि सी का क्षेत्रफल, और वृत्त सी का पूरा क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और क्या कह रहा, ओ पर 40 डिग्री कोण के एक त्रिज्याखंड बनाने वाले और सी के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा। यानी कि पूरे के क्षेत्रफल में और एक त्रिज्याखंड जिसका जो एंगल है वो 40 डिग्री है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। मेरे को पता है कि पूरे का क्षेत्रफल तो मेरा पाई आर स्क्वायर होगा, पूरे का क्षेत्रफल मेरा पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैं त्रिज्याखंड का इसमें से क्षेत्रफल घटाऊंगा तो मेरे को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, या वैल्यूज की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को आंसर पाई में दिया हुआ है, ठीक है। पाई में दिया हुआ तो मैं वैल्यूज नहीं डालता हूँ, वैल्यूज नहीं डालता हूँ, 3 सेंटीमीटर है ना, वैल्यूज है, सॉरी क्वेश्चन गलत नहीं है, वैल्यूज हैं, तो मैं पाई को तो ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं थीटा की जगह वैल्यूज डाल देता हूँ। तो मेरे को मिलेगा पाई आर स्क्वायर की जगह पाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस में थीटा बाई 360 की जगह 40 बटे 360, और पाई की वैल्यू पाई दी हुई है तो मैंने पाई को नहीं हटाया, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, तो 4 अट्ठे और 4 निम
और 3 तिया 9 से 3 तिया 9 खत्म, यानी कि मेरे को यहां से मिला 9 पाई माइनस में पाई, ये मेरा आंसर हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे इनका डिफरेंस निकला। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं था, मैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं पढ़ पा रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल, फिर से एक ट्रेन स्थान ए से 6 बजे शुरू होती है, उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे पहुंचती है। यदि ट्रेन की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टोटल डिस्टेंस मेरे से पूछिए, मेरे को किलोमीटर स्पीड दी हुई है, मैं यहां से टाइम निकाल लूंगा 6 से 4:30 में कितना चला। टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस होता है मेरा, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में रखिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और नहीं होते हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिल को संजय से 2 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। यदि अनिल अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे संजय से 1 घंटा कम लगेगा, ठीक बात है। तो अनिल की गति क्या होगी, भाई मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन को हमें चीजें कुछ माननी पड़ेगी। मैंने मान लिया अनिल की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अनिल जो है वो ए है, और स्पीड ऑफ संजय जो है वो एस है। बोल सकता हूं भाई, अगर मैं टाइम की बात करूं, क्योंकि 2 घंटे अधिक लग रहे हैं यहाँ पे, तो 36 किलोमीटर को दूरी तय करने में अनिल को ज्यादा समय लगता है, अनिल को ज्यादा समय लगता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 36/में ए जो टाइम ले रहा है वो 36/में बी से 2 घंटे ज्यादा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड की अगर मैं बात करूं, यदि अनिल अपनी गति को दोगुना कर दे, 36 की डिफरेंस में अनिल जो है वो दोगुनी गति करते हो तो संजय से 1 घंटा कम लेता है, 1 घंटा कम लेता है, यानी कि संजय ज्यादा ले रहा होगा। माइनस में, अरे सॉरी बी नहीं था, ये एस था, ठीक है। संजय और 36 अनिल जो है वो दुगना हो गया, 2a बराबर में 1 घंटे के बराबर है, ठीक बात है। अब ये इक्वेशंस है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 2 है और ये 1 है, तो मैं अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर रख सकता हूँ, तो मैं इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे को यहां से मिला कि 36/a माइनस में 36/s इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई जब मैं पूरे में करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 36×72/s माइनस में 36/a, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब जब ये निकल के आ गया तो मैं ए वाले एक तरफ रख लेता हूँ, एस एस वाले एक तरफ रख लेता हूँ, ये 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा 72a इज इक्वल टू, और ये 36 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 8 और 7 और 3 10, 108/b के, ये मेरे को मिल गई। तो अगर बी को इधर ले जाऊं और ए को इधर ले जाऊं तो उससे पहले कि इसे काट लूं, किससे, 36×2 = 72, 36 दिया, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 2b इज इक्वल टू 3a के, 2b इज इक्वल टू 3a के, यानी कि a और b का जो स्पीड का रेशियो है, मैं यहां से बोल सकता हूं कि a का 2 है, a का 2 है और b का 3 है। स्पीड का रेशियो a और b का 2 और 3 है। सो यार ये s था, ए तो ठीक है, चलो ए ठीक है, ये बी की जगह एस है, ठीक है, बी की जगह एस है, ठीक है। ए और बी का जो रेशो है वो 2 और 3 का है। तो अनिल की गति बताओ, अनिल की गति जो है वो 3 के मल्टीपल होगी। अब मेरे को यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को वैल्यूज को रख के देखना पड़ेगा। अगर 3 की वैल्यू 6 मान लेता हूं मैं, तो 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या 36 को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे, भाई 4 से 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 9 घंटे लेगा, और 6 से 6 घंटे लेगा, 6×6 = 36, तो 2 घंटे तो नहीं लग रहे हैं, तो 2 घंटे तो नहीं लग रहे हैं।
4 32 4 9 36 और 6 6 36, 2 घंटे तो नहीं लग रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी दोबारा चेक करना पड़ेगा, शायद गलत है या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 को भी छोड़ देते हैं, देखो पेपर अच्छा तो हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 आपका क्वेश्चन कई बार पहले भी हो चुका है, मैं दोबारा करा देता हूँ। जब मेरे को अनुपात बटे में दे रखी हो तो मुझे क्या करना होता है, 1/2, 1/3, 1/5। नीचे का एलसीएम लेना है, नीचे का एलसीएम मेरा कितना आएगा, 30 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। 30 की मल्टीप्लाई ऊपर, इसमें भी 30 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 30 की मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा ये 15, यहां से आ जाएगा ये 10, यहां से आ जाएगा ये 6। तो ये मेरा हो गया 15, 10 और 6, ठीक है। और 930 रुपए बांटे गए थे मेरे हिसाब से। अब कितने बांटे गए मेरे हिसाब से, 15, 25, 30, 31 बांटे गए। 31 की वैल्यू अगर ये है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। एक की वैल्यू 30 हो गई तो पहला भाग पूछा है। पहला भाग कितना हो गया, 15 तिया 45, 450 रुपए हमारा पहला भाग हो गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ को चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 15% की छूट पर एक रेडियो बेचने पर 35% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है जैसे आपके पिछले वाले सेट में, उसके क्वेश्चन सेम थे एचसीएफ एलसीएम वाले। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आप एक बार 20 को अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पिन करेंगे। तो हमारे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 की तरह अभी बिल्कुल कराया, तो इसका कोई मतलब नहीं है मैं आपका टाइम वेस्ट करूं यहाँ पे। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 18 रह गया। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार दोबारा से चेक करके सही है या नहीं है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आपको दोबारा करा दूंगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं। और आज नेट नहीं था तो इस वजह से देर हो गई क्लास लेने में, क्लास डिलीवर करने में। तो अब नेट आ चुका है तो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। थैंक यू। आप टेलीग्राम चैनल को नीचे लिंक से कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउट्स वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे कोसाइन रूल वाला था, टीएसडी वाला था, या फिर ये लास्ट में जो टीएसडी का क्वेश्चन आया था, अगर ये भी सही होगा तो वो भी इसमें डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।